DFI फुल फॉर्म होती है। DFI हम कब कब सजेस्ट करते हैं और किस तरह के पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जो DFI की रिपोर्ट होती है वो हमारी कुछ इस तरीके की बनती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं इंदिरा हाईवे वसंत कुंज सेंटर में एज अ एंड्रोलॉजिस्ट वर्किंग हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि DFI क्या होता है, क्यों करवाना जरूरी है और वो हम कैसे करते हैं। DFI की फुल फॉर्म होती है डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। डीएनए को जो स्पर्म होता है उसको हम दो तरीके से असेस कर सकते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकली, दूसरा होता है हमारा जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली हम सीमेन एनालिसिस के थ्रू करते हैं। अगर स्पर्म में सब कुछ ठीक है, पैरामीटर्स उसके सारे नॉर्मल आ रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल है कि डीएनए में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम DFI करते हैं। अगर डीएनए में फ्रेगमेंटेशन हाई होता है तो उसकी वजह से कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से कई सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा अच्छे से। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो एम्ब्रियो अच्छे से नहीं बन पाएगा। अगर एम्ब्रियो भी अच्छे से बन गया है तो वो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाता है तो वो हो सकता है कि अबॉर्शन की हिस्ट्री क्रिएट करे, और अगर अबॉर्शन भी नहीं होता है और बेबी ठीक है, सर्वाइव कर जाता है, तो हो सकता है कि उसमें कोई जेनेटिक डिजीज आ जाए। DFI हम कब कब सजेस्ट करते हैं और किस तरह के पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जैसे कि हस्बैंड की एज ज्यादा है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, अगर मल्टीपल अबॉर्शन हो रखे हैं तो भी, IUI फेलियर है, IVF फेलियर है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं और स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो इन सब केसेस में हम DFI सजेस्ट करते हैं। इसका पर्पस मेन ये होता है कि स्पर्म जो होता है वो हमारा एवरी 3 मंथ में न्यू फॉर्म होते हैं, तो इन 3 महीने के अंदर में हमें उनका जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन है वो कंट्रोल में करना होता है थ्रू मेडिकेशन, जिससे कि आपकी जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट आ सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि DFI का प्रोसीजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल के लिए कंटेनर देते हैं पेशेंट को, जिसपे हम नेम मेंशन करते हैं, UHID मेंशन करते हैं, टेस्ट क्या कर रहे हैं, जैसे कि DFI कर रहे हैं तो टेस्ट मेंशन करते हैं और उस दिन की डेट मेंशन करते हैं। फिर इसके बाद इसको सैंपल को हम लिक्विफाई होने के लिए 20 मिनट्स के लिए रखते हैं इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे। आफ्टर दैट DFI शुरू करने से पहले हमको सीमेन एनालिसिस भी करना होता है, ताकि हमें उसको डाइल्यूट ना करना पड़े। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि जो एगरोस जेल है उसको हम इस मशीन में रखते हैं 5 मिनट के लिए, जिससे कि ये एगरोस जेल है वो लिक्विफाई होके देन इसमें हम 60 ml सैंपल को मिलाते हैं, मिक्स करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ स्लाइड्स होती हैं जिनको हम DNA स्लाइड बोलते हैं। ये हमारी DNA की स्लाइड होती है जिसपे हम नेम और पेशेंट की ID दोनों चीजें मेंशन करते हैं, और इस स्लाइड पे हम सैंपल को लोड करेंगे 10 माइक्रोलीटर। अब फिर इस स्लाइड को हम 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखते हैं, जिससे कि ये हमारी स्लाइड है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद हम कवर स्लिप रिमूव करेंगे। देन हम फर्स्ट स्टेप इसका लेंगे, जो लाइस 1 होता है वो इस पे 1 ml डालते हैं। देन उसका ये 5 मिनट के लिए रखते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड होता है लाइस 2, इसको हम 15 मिनट के लिए रखते हैं। इसके बाद हमारा 15 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए डिस्टिल वाटर रखते हैं। देन 15 मिनट्स के बाद में जो हमारा फिक्सेटिव 1 है ये 2 मिनट के लिए रखा जाता है। ये फिक्सेटिव 2 है जो हमारा 2 मिनट के लिए फिर रखा जाता है, और जो हमारा फिक्सेटिव 3 है ये भी 2 मिनट के लिए रखा जाता है। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्लाइड है वो फिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद हम स्टेन का यूज करते हैं, जिससे कि स्टेन में हम DNA को देख सकें कि फ्रेगमेंटेड है या नहीं। तो स्टेन यूज करते हैं 500 ml। देन 1 मिनट के बाद में हमें बफर इसी में मिक्स करना होता है, उसको हमें ड्रेन नहीं करना है, उसी में हम बफर सोल्यूशन को 1 ml मिक्स करते हैं पिपेट के थ्रू। आफ्टर दैट स्लाइड हमारी रेडी होती है और हम देखते हैं कि DNA हमारा फ्रेगमेंटेशन कैसा है। DFI की इस प्रोसेस को मैक्सिमम 3 आवर्स हो जाता है, और इसकी जब स्लाइड ड्राई हो जाती है तो वो हमारी कुछ इस तरीके की दिखती है। तो इसको हम चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू और हमारा सेल काउंटर से। उसमें हम नो हेलो फॉर्म्स देखते हैं, हेलो फॉर्म्स देखते हैं और एबनॉर्मल हेलो फॉर्म्स देखते हैं।
जो DFI की रिपोर्ट होती है वो हमारी कुछ इस तरीके की बनती है, जिसमें हम दिखाते हैं कि नॉर्मल जो फॉर्म होते हैं DNA उन पे हेलो फॉर्म होता है, जो नॉर्मल स्पर्म होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। अगर वो एबनॉर्मल DFI आता है तो उसमें या तो बहुत कम होंगे या फिर हेलो फॉर्म बिल्कुल होता ही नहीं है, यानी कि राउंड राउंड इसमें हल्का होगा और इसमें तो है ही नहीं, तो ये दोनों के दोनों एबनॉर्मल DNA में आते हैं। जो DFI की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 15% से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो 15% से कम जो है वो हमारे एबनॉर्मल वाले, तो जो इक्विवोकल होगा उसकी वैल्यू होती है 15% टू 25%, जो कि एबनॉर्मल के केस में ही आता है। उसको हमें स्टडी करके देन मेडिकेशन के थ्रू सही करना होता है, और एबनॉर्मल अगर 25% से ज़्यादा है तो उसको तो हमें ट्रीट करना ही करना है। तो मेडिकेशन के थ्रू इक्विवोकल और एबनॉर्मल डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो हमें ट्रीट करना होता है। इसलिए मेल इन्वेस्टिगेशन में DFI का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और आप भी इसी समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आज ही अपने नज़दीकी इंदिरा IVF में अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने डॉक्टर से इसके बारे में और डिटेल में जानें। थैंक यू। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.